इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र चैप्टर नंबर 3 खंड अ के चैप्टर नंबर 3 के प्रमुख लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। आप लोग गौर से सुनेंगे और सुनने के उपरांत अपने कॉपी पर लिख लेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से पाठ 3 बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिवर्ष इस चैप्टर से एक न एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नियोजन अथवा आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन अथवा आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? आप उत्तर लिखेंगे या आपका उत्तर लिखने का तरीका होगा, किसी काम को निश्चित समय में पूरा करने के लिए, किसी काम को निश्चित समय में पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया गया प्रयास नियोजन कहलाता है। और भारत के नियोजन को पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, नियोजन के उद्देश्य को लिखें। मतलब नियोजन या आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है? आपका उत्तर होगा, नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राज्य के सभी लोगों के लिए आजीविका के साधन जुटाना। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय संपदा के संकेंद्रण को रोकना। पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रीय संपदा के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। नंबर 4, समाज के दुर्बल और पिछड़े वर्गों का कल्याण करना। और पांचवा पॉइंट होगा, काम की मानवीय दशा स्थापित करना या तैयार करना। तीसरा प्रश्न है, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग क्या है अथवा योजना आयोग से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक, सलाहकारी और संसदीय निकाय है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक, सलाहकारी व संसदीय निकाय है। इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग के जगह नीति आयोग का गठन किया गया। चौथा प्रश्न है, योजना आयोग के कार्यों को लिखें। चौथा प्रश्न है, योजना आयोग के कार्यों को लिखें। आपका उत्तर होगा, योजना आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देश के भौतिक संसाधनों का पता लगाना। पॉइंट नंबर 2, मानवीय पूंजी और मानवीय संसाधनों का आकलन करना। पॉइंट नंबर 3, विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। पॉइंट नंबर 4, संसाधनों का आवंटन करना। और पॉइंट नंबर 5 होगा, विकास के लिए सरकार को परामर्श देना। पांचवा प्रश्न है, आदेशित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आदेशित अर्थव्यवस्था क्या है अथवा आदेशित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, आदेशित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं। आदेशित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के संपूर्ण क्षेत्र पर या संपूर्ण साधन पर, जिसमें उत्पादन के संपूर्ण क्षेत्र या संपूर्ण साधन पर राज्य का प्रभुत्व या राज्य का नियंत्रण होता है।
और निजी उद्यमों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, आदेशित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो, राज्य के आदेश से ही कोई भी काम किया जाए, निजी व्यक्ति का कोई मोल नहीं हो। और सोवियत संघ आदेशित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। छठा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी और सरकारी दोनों का स्वामित्व होता है। निजी व्यक्ति और सरकार मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का समझौता माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, क्योंकि यहां सब कुछ सरकारी है, उत्पादन के हर क्षेत्र पर सरकार का स्वामित्व है, तो प्राइवेट निजी कंपनियों का भी नियंत्रण है। सातवां प्रश्न है, बॉम्बे प्लान क्या है? बॉम्बे प्लान क्या है? आपका उत्तर होगा, 1944 ईस्वी में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक विकास के लिए 1944 ईस्वी में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक विकास के लिए 10 वर्षों की एक योजना पेश किया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। इस बॉम्बे प्लान में सरकार को कहा गया कि सरकार औद्योगिक तथा आर्थिक विकास करके अर्थव्यवस्था का विकास करे। इसके अध्यक्ष JRD टाटा थे। आठवां प्रश्न है, नियोजन के द्वारा विकास के पीछे, नियोजन के द्वारा विकास के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य क्या था? नियोजन के द्वारा विकास के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य क्या था? तो आपका उत्तर होगा, नियोजन के द्वारा विकास के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का निम्नलिखित उद्देश्य था। नंबर 1, आर्थिक क्षेत्र में राज्य के प्रतिबंध को बढ़ाना। पॉइंट नंबर 2, विदेशी पूंजी और तकनीक के प्रवेश पर रोक लगाना। पॉइंट नंबर 3, निजी क्षेत्र को नियंत्रित करके सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। पॉइंट नंबर 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रतिमान को स्थापित करना। और 9वां प्रश्न है, आदेशित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? आदेशित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा, आदेशित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके विपरीत मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का समान अधिकार होता है। 10वां प्रश्न है, योजना अवकाश क्या है? योजना अवकाश क्या है अथवा योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 1961 से 1966 के बीच थी, लेकिन 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः असफल हो गई। अतः तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1966 से 1969 के बीच एक वर्षों के 3 वार्षिक योजना बनाई गई और चौथी पंचवर्षीय योजना को 3 वर्ष देर से प्रारंभ किया गया। इस योजना का क्रम टूट गया, जिसे ही योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? श्वेत क्रांति क्या है अथवा ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, भारत सरकार ने प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने प्रति व्यक्ति
दूध की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 70 के दशक में या 1970 के दशक में विश्व बैंक की सहायता से गुजरात के आनंद शहर में एक डेयरी की स्थापना किया तथा अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था करके वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि हासिल किया। इसे ही श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 12वां प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति की सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को लिखें। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को लिखिए। आपका उत्तर होगा, भारत सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तथा सबको भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1960 के दशक में अर्थात 1966-67 ईस्वी में उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाओं की सहायता से कृषि के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हासिल किया, जिसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि खाद्यान्न के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया। वहीं इसका नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि इसका लाभ देश के कुछ गिने चुने क्षेत्र और गिने चुने अनाज को ही मिला, सभी को लाभ नहीं मिला। 13वां प्रश्न है, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव लिखें। तो सकारात्मक प्रभाव होगा कि हरित क्रांति से बड़े बड़े भूस्वामी और धनी किसान को ज्यादा लाभ हुआ, गेहूं को ज्यादा लाभ हुआ, गेहूं के उत्पादन में 3.5 गुना वृद्धि हो गई। दूसरा सकारात्मक लाभ, हरित क्रांति से समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग क्षेत्रों का ध्रुवीकरण हो गया। नकारात्मक परिणाम की बात करें तो हरित क्रांति के फलस्वरूप नवीन धनी वर्ग ने गरीब और भूमिहीन किसानों का शोषण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हो गया। दूसरा नकारात्मक प्रभाव, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में मशीन का प्रवेश हो गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई और रोजगार की तलाश में गांव के लोग शहर की ओर भागने लगे। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? इसके कार्यों को लिखें। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? इसके कार्यों को लिखें। आपका उत्तर होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक और संसदीय निकाय है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होते हैं। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश का निर्धारण करना, राष्ट्रीय योजना पर विचार विमर्श करना, योजना के क्रियान्वयन और साधनों का अनुमान लगाना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों पर विचार विमर्श करना, समय समय पर राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यों की समीक्षा करना, योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सलाह देना। 15वां प्रश्न है, योजना आयोग के दीर्घकालीन उद्देश्य को लिखें। योजना आयोग के दीर्घकालीन उद्देश्य को लिखें। आपका उत्तर होगा, योजना आयोग के दीर्घकालीन उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देना। दूसरा, पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करना। तीसरा, आय और धन के असमान वितरण को कम करना। चौथा, समानता व न्याय पर आधारित शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। 16वां नंबर प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य को लिखें। दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य को लिखें। आपका उत्तर होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1956 से 1961 के बीच था,
इसका प्रमुख उद्देश्य नंबर 1, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास पर बल देना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, आय और धन के असमान वितरण को कम करना। और आज का अंतिम प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, नीति आयोग क्या है, इसके कार्यों को लिखे। नीति आयोग क्या है, इसके कार्यों को लिखे। आपका उत्तर होगा नीति आयोग, जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय परिवर्तनकारी संस्थान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर इसका गठन किया गया। यह एक गैर संवैधानिक लेकिन संसदीय संस्था है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के अलावे 2 पूर्णकालिक और 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। इसके प्रमुख कार्य हैं राज्यों के सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना, राष्ट्र के विकास के लिए दीर्घकालीन रणनीति तैयार करना, विशेषज्ञों की सहायता से नवाचार को बढ़ावा देना, उन्नत तकनीकी क्षमता का विकास करना, राज्यों में निरंतर संरचनात्मक सहयोग के आधार पर सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना। तो ये था राजनीति शास्त्र पाठ 3 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है आप सब इसे गौर से सुनेंगे, पढ़ेंगे, और जो मित्र इससे वंचित रह जा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप उनको इस बात की सूचना दे देंगे कि जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाता है तब तक अपने घर पर रह के पढ़ें। स्थिति थोड़ी ज्यादा भयावह हो गई है, अतः इन बातों पर आप लोग ध्यान दें। घर पे रहें,